तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कृष्ण कुमार लाइफ। और आज मैं उसी सेम जगह पे ऑलरेडी आ चुका हूँ जहाँ पे लास्ट वीडियो शूट किया था। एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है 10,000 किलोमीटर्स पे मेरा रिव्यू, या फिर आप बोल लो कि मेरा एक्सपीरियंस जो भी इस बाइक को लेकर है अभी तक का, वो मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यार जो सब्सक्रिप्शन और जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। समवेयर अराउंड 98% का डिफरेंस आ रहा है उसमें। मतलब कि 98% ऐसे लोग हैं जो देखते तो हैं मेरे वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ना ही आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ओबियसली इट वुड बी ए हेल्प फॉर मी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बढ़ने से पहले आगे सब्सक्राइब बटन को दबा दो और उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दो, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड जो मेरे पिछले वीडियोज़ हैं वो भी आपको सजेशन में मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा यहाँ पे कि इस बाइक को लेकर बुलेट X350 किक स्टार्ट वर्जन को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा सो दैट कि ज़्यादा लंबा ना हो। तो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस, मतलब इसको लेके बैड एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं या फिर मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं। एंड देन उसके बाद वाला जो वीडियो होगा, जो आप सेकेंड पार्ट देखोगे, दैट वुड बी द एडवांटेजेस। एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो दोनों पार्ट देखने के बाद कि आपको ये बुलेट परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर आप सेकंड हैंड परचेज़ करते हो और जो कि 10,000 या 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो बेसिकली आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा एक सेकंड हैंड बुलेट ख़रीदने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ओके यार, तो एज़ यूजुअल हम जो है बाइक को स्टार्ट करेंगे, मतलब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं। तो क्योंकि पहला जो वीडियो है वो डिसएडवांटेजेस पर होने वाला है, तो हम एक ऑर्डर पे जाएंगे। हम स्टार्ट से, मतलब पहले से स्टार्ट करेंगे, बाइक का फ्रंट एंड जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड बैक तक जाएंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस से। तो सबसे पहले यार अगर आते हैं हम फ्रंट प्रोफाइल पे, बाइक के फ्रंट प्रोफाइल पे, जैसे आप देख पा रहे हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये दिखेगी हेडलाइट, राइट। आपको पता है कि यार इंडियन रोड्स कैसी हैं, कंडीशन कैसी है, थोड़ी सी बारिश हुई या फिर कुछ भी मौसम ख़राब हुआ, रोड्स पहले ख़राब होती हैं। तो ऐसे में अगर लाइट्स अच्छे ना हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यार हेडलाइट वाला पार्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जो स्टॉक हेडलैम्प आता है, कोई एलईडी आपको नहीं मिलता है, हैलोजन बल्ब मिलता है और उसका थ्रो इतना अच्छा नहीं होता। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा हेडलाइट, मतलब आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको एक एडिशनल मतलब आफ्टर मार्केट हेडलाइट जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको लाइट्स जो है वो एलईडी में चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर एडिशनली अगर आप बहुत ज़्यादा टूरिंग करते हो तो आपको फॉग लैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉग लैम्प्स की ज़रूरत आपको इस हेडलाइट के साथ भी पड़ेगी वैसे भी, क्योंकि फॉग लैम्प का काम अलग होता है और हेडलाइट का नॉर्मल जो लाइट होता है वो अलग होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये था पहला डिसएडवांटेज कि आपको जो मिलता है इसमें जो बल्ब मिलता है या फिर जो हेडलाइट मिलता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता। आपको लॉन्ग टूरिंग या फिर सिटी राइड के लिए भी इवन आपको सफिशिएंट नहीं होता है, राइट। तो अब आते हैं उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको जो है सामने दिखेगी वो है इसके टायर्स। तो टायर्स में प्रॉब्लम ये है, जो आपके स्टॉक टायर्स आते हैं तो वो बेसिकली क्या होते हैं, स्पोक वाले व्हील्स होते हैं और ट्यूब टायर होते हैं, ठीक है, वो ट्यूबलेस नहीं होते हैं। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम भी आने वाली है कि जब आप ये बाइक परचेज़ करके लाओगे तो इसका वेट जो है, कर्ब वेट जो है समवेयर अराउंड 187 kgs है, और आप जब फुल टैंक करते हो तो फिर इसका वेट करीब 190-195 किलो के आसपास हो जाता है। तो क्लोज टू 200 kgs आप मान के चलो। अगर आपकी फिज़िक बहुत अच्छी है तब भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपका टायर पंक्चर हो गया किसी भी रीज़न से। और अगर सामने वाला टायर पंक्चर होता है तो फिर डेफिनेटली आप तो धक्का मार के नहीं ला सकते हो, क्योंकि
सामने की तरफ वेट ज़्यादा है, इंजन का वेट भी है और टैंक का वेट भी है, और उस पर अगर आगे वाला टायर पंक्चर हो जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो सेकंड डिसएडवांटेज एक स्टॉक बाइक अगर बुलेट आप कोई परचेज़ करते हो तो उसमें यही होने वाला है कि आपको स्पोक वाले ट्यूब टायर मिलते हैं जो कि काफ़ी पतले भी होते हैं, उनकी ग्रिपिंग भी काफ़ी कुछ खास नहीं होती है, तो आपको वो टायर्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप प्रेफर करोगे ट्यूबलेस टायर तो आपको अलॉय व्हील्स लगाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा आपका खर्चा बढ़ जाता है। अगर आज के डेट पे आप 1.5 लाख रुपए की या फिर 1,60,000 के आसपास की अगर जो स्टैंडर्ड वर्जन आती है, किक स्टार्ट वाली वर्जन आती है, अगर वो परचेज़ करते हो, वो परचेज़ करने के बाद भी आपको एडिशनली आप ये मान के चलो 10,000 रुपये कम से कम आपको टायर्स और व्हील्स पे, अलॉयज़ पे खर्च करना ही पड़ता है आज के डेट में, वो मैंडेटरी है। एंड ये चीज़ अभी रॉयल एनफील्ड को समझ में आ चुकी है, इसलिए जो उसकी टॉप सेलिंग बाइक है जो कि क्लासिक है, उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप इसमें लगा सकते हो अलॉय व्हील्स। और स्टैंडर्ड या फिर किक स्टार्ट वाला वेरिएंट जो है या फिर इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला जो वेरिएंट है इलेक्ट्रा या फिर जो बुलेट का जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट है, वो उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली टू क्लासिक, इस वजह से उनको इतना ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो ये है बात, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर, अगर आप आते हैं, आप यहाँ पे आते हो तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अगर आप आते हो, आज के डेट पे अगर देखा जाए इन 2021 अगर आप इसको कंपेयर करो या कंसीडर करो किसी भी 1.5 लाख रुपए की बाइक से, तो थोड़ा सा आपको फील होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए डिफरेंस, राइट। आप जैसे मेरा मीटर यहाँ पे देख सकते हो 10,018 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आप जब ऑन करते हो तो फिर ये ABS की लाइट जल रही है, इसके बराबर में फ्यूल इंडिकेटर है एक जो कि रिजर्व के आसपास पहुंचने पे इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है कि ये आपका फ्यूल जो है अभी 3 या 4 लीटर के आसपास रह गया है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आगे जाके भरवाना पड़ेगा पेट्रोल। और जब रिजर्व लग जाता है तो फिर ये पूरे टाइम ऑन रहता है, आपको एक रिमाइंडर की तरह ये हमेशा पूरे टाइम ऑन रख के बोलता है कि रिमाइंड कराता है आपको कि पेट्रोल डलवाना है, राइट। बट अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, अगर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे RE का मतलब रॉयल एनफील्ड का लोगो है, अगर ये ABS वाला सिंबल यहाँ लोगो के बदले आ जाता और यहाँ पे एक छोटी सी सुई दे देते जिससे कि मतलब भले ही वो मतलब एनालॉग हो, डिजिटल नहीं चाहिए, और अगर वो फ्यूल इंडिकेट कर देता यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता उससे। बट एक BS6 के लिए जिसमें कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता फ्यूल को ऑफ या ऑन करने का या रिजर्व पे लगाने का, उन लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड, आप कोई सा भी बुलेट ले लो, अब मैं क्लासिक से नीचे की बात कर रहा हूँ, क्लासिक या स्टैंडर्ड या जितने भी क्लासिक और स्टैंडर्ड के वेरिएंट आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आप देखो, ये जो हैंडल बार है आप देख रहे हो, ये स्टॉक हैंडल बार नहीं है। मैंने अपने बाइक में काफ़ी सारी चीज़ें स्टॉक हटा के इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन किया हुआ है क्योंकि उसकी नेसेसिटी है। तो अब ये जो हैंडल बार है, पहले जो हैंडल बार था ये थोड़ा सा शॉर्ट आता है, मतलब ये थोड़ा हाइट में ज़्यादा है, ऊपर उठा हुआ है और वो थोड़ा सा छोटा है। वैसे सिटी राइड में या फिर ज़्यादातर बुलेट जैसे लोग जो है हरियाणा पंजाब के साइड जो लोग लेते हैं वो ऐसे ही आसपास गलियों में चलाने के लिए, यार दोस्त से मिलने के लिए, गेड़ी मारने के लिए, थोड़ा बहुत मतलब गप्पे वप्पे मारने के लिए, चाय पीने के लिए चले जाते हैं। समझ रहे हो ना? जाते हैं या फिर उस हिसाब से रखते हैं, वो थोड़ा सा टशन के लिए, वहाँ तक तो ठीक है। बट अगर आप इस बाइक को लेकर लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हो और स्टॉक हैंडल आपके पास है तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि इसकी सीट काफ़ी अच्छी है, उस पर बाद में आएंगे, बट फिर भी अगर लॉन्ग राइड्स के लिए आप मेरे को पूछो तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा स्टॉक हैंडल। हालांकि स्टॉक हैंडल को आप हल्का सा आप अपनी तरफ झुका के जो है अपने पास ला सकते हो, जिससे कि आपको काफ़ी थोड़ा सा थोड़ी सी सहूलियत हो सकती है, बट उतना काम नहीं करेगा जितना कि आपको एक आफ्टर मार्केट हैंडल करता है। ये RD 350 का हैंडल है, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा हाइट की हैंडल आ जाती है जो कि और ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये है बात। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप हेडलाइट की तरफ आते हो, जब भी ये BS4 में खास करके प्रॉब्लम थी, जब भी आप हेडलाइट, आप जब भी चाबी ऑन करते हो बाइक की तो हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाता था।
AHO जिसे बोलते हैं, ऑलवेज हेडलाइट ऑन। तो जब तक आप स्टार्ट करोगे तो तब तक क्या होता था कि हेडलाइट भी बैटरी खींच रहा है और आपका इग्निशन भी बैटरी खींच रहा है, तो उससे बैटरी में प्रॉब्लम आती ही आती है, राइट। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी कंप्लेंट करा है, जो कि मेरे पास अभी तक एक भी मतलब उस चीज़ की मेरे एंड से कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर आप देखो ये जो टाइगर लैंप्स हैं, ये स्टॉक मैंने हटा दिए थे 1 महीने के अंदर ही, वो फ्यूज़ भी नहीं हुए थे, मैंने ऐसे ही LED लगाने के लिए हटा दिया। तो स्टॉक जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं स्टॉक फ्यूज़ हो जाता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न वही है कि ऑलवेज जो ऑन रहता है आपका हेडलाइट, जिस वजह से जो है आपके ये टाइगर लैंप्स फ्यूज़ हो जाते हैं। और मैंने तो स्टार्टिंग से ही इसमें BS3 का स्विच लगा दिया था, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ आपने देखा हुआ है तो इसमें तो मेरे को हेडलाइट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस वजह से मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये एक डिसएडवांटेज है आपके लिए, या हो सकता है। BS6 में शायद ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आ रही है, बट फिर भी अगर आप पुरानी बाइक लेने जाते हो BS4 की, तो उस केस में ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, राइट। अब आते हैं यार, अगर इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसी हैंडल वाले पार्ट में ही मैं आपको एक और चीज़ बता सकता हूँ। जब भी हम इसको मोड़ते हैं, आप ये आवाज़ अगर सुन सकते हो, मैं आपको थोड़ा क्लोजली सुनाता हूँ। ये आप देख रहे हो कुछ हिट होने की आवाज़ आ रही है ना, टक 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 जो आवाज़ आ रही है, अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है अगर मेरे माइक के थ्रू, तो फिर ये प्रॉब्लम ना कोई बड़ी प्रॉब्लम वैसे नहीं है। ये आप सर्विस सेंटर जाओ या फिर किसी भी मैकेनिक के पास जाओ, वो चेक कर लेगा, या तो फिर ये वाला बोल्ट लूज़ है या तो फिर ये हल्का सा लूज़ है, इन दोनों में से। या फिर हो सकता है कि शॉकर में आपको एडजस्ट करना पड़े, शॉकर में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद, और कहीं से लूज़ है या टाइट है, जो भी है वो चीज़ एडजस्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट ये वापस आ जाएगी, क्योंकि ये बाइक वाइब्रेट करता है, तो ये नट बोल्ट जो है वो लूज़ होते रहते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको वापस आएगी। बट आप इसको टाइम टू टाइम जो है आप इसको सही करा सकते हो, तो ये एक बात है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं हैंडल में एक और बात, ये हो सकता है सिर्फ मेरी बाइक में प्रॉब्लम हो, सबके बाइक में प्रॉब्लम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये हैंडल जो है लेफ़्ट साइड की तरफ काफ़ी फ्री है, एंड राइट साइड की तरफ जो है थोड़ा सा हार्ड चलता है। तो ये प्रॉब्लम मैं अभी सही कराऊंगा। अभी इसका 4th सर्विस का टाइम हो चुका है, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा मेरे इस बाइक को हो चुका है, तो 4th सर्विस का भी टाइम आ चुका है, तो फिर मैं इसको सही तभी कराऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं सर्विस जो है वो बाहर कराऊँगा कहीं पे, तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए, राइट। तो यार थोड़ा पीछे आते हैं, अब हैंडल से थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो फिर ये आता है आपका पेट्रोल टैंक, राइट, और ये आपका फ्यूल कैप। ये फ्यूल कैप में छोटी सी प्रॉब्लम, आप ये देख सकते हो, ये लाइन आ रही है यहाँ पे, है ना, ये वाली लाइन आ रही है, ये मेरे को पहले महीने आ गई थी ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन इस वजह से होता है, शायद मुझे ऐसा लगता है, या फिर जिस भी रीज़न से होता है। ये लाइन मैंने काफ़ी हटाने की कोशिश करी, बट ये लाइन हटी नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, राइट। ये देखो आप लाइन, ये लाइन नहीं हटा था, राइट। तो और इसमें एक प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है कि क्योंकि ये मतलब एक काइंड ऑफ ओपन है, जब भी आप पेट्रोल के लिड को आप जब भी पेट्रोल भरवाते हो, अब ये BS6 में है कि नहीं है वो मेरे को नहीं पता। जैसे कि ये आप देखो, अभी मैंने हाल ही में भरवाया था वैसे तो पेट्रोल, राइट। तो ये आप इसमें जो होल्स देख रहे हो ना, ये होल्स से दूर रहना चाहिए पेट्रोल जब आप भरवाते हो, उसके आसपास नहीं आना चाहिए। उससे होता ये है कि ये ना एयर जो है वो फ्लो के लिए होता है, ये वाले होल्स जो होते हैं एयर फ्लो के लिए होता है बेसिकली। एंड अगर यहाँ से एयर फ्लो नहीं कर पाया, पेट्रोल ऊपर तक आपने भर दिया, अगर एक किक में स्टार्ट नहीं होगा, अगर इसमें एयर नहीं फ्लो होता है तो ये एक प्रॉब्लम है। ये मेरी बाइक में अभी प्रॉब्लम आ रही है, जब भी मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ। वो एक्चुअली हुआ था काफ़ी टाइम पहले, मैंने जब पेट्रोल एक बार ही भरवाया तो उसने ऊपर तक भर दिया, बट उसके बाद से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी जब पेट्रोल खाली हुआ तो, बट वो अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। कभी
कभार एक किक में स्टार्ट हो जाती है, कभी कभार लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जैसे बाइक चला रहा हूँ देन उसके बाद मैंने बंद करा जबकि इंजन गर्म है तब भी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ, राइट। तो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप अगर देखो ये जो हिस्सा है इसका बैंड पाइप और साइलेंसर वाला जो हिस्सा है, अब आप देखो यहाँ पे एक इन्होंने कवर दे दिया, राइट, एक कवर यहाँ पे दे दिया। अब BS6 में तो ये कवर इन्होंने जो है एंड तक दे रखा है, काफ़ी लंबा कर रखा है। अब एक चीज़ मेरे को लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट रॉयल एनफील्ड वालों को जो है यहाँ पे एक हीट गार्ड या हीट शील्ड देना ही चाहिए। अदरवाइज़ आप देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ लग जाती है ना उसका दाग रह जाता है। ये आप देख सकते हो, ये दाग जो है ना ये आई गेस इसी रोप में से कभी कुछ जो है लगा है जिसका ये दाग है, राइट। एंड तो ये एक चीज़ है, ये एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का थोड़ा सा। एंड BS6 में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, साइलेंसर का कलर चेंज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हीट आती है वहाँ से, राइट। अब हॉर्न की बात करते हैं। यहाँ पे सिंगल हॉर्न दिया जाता है जो कि लगता है कि जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, स्प्लेंडर चला रहे हो तो आपको डबल हॉर्न लगाना पड़ता है। पहले डबल हॉर्न आता था BS3 तक, इवन BS4 के स्टार्टिंग में भी आता था 2016 में जो मॉडल्स आते थे, बट उसके बाद से उन्होंने बंद कर दिया है, शायद 2017 या 18 से बंद कर दिया उन्होंने। तो आपको डबल हॉर्न लगाना ही पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। आपको एक बड़ी बाइक है और सबको लगता है कि पीछे से स्कूटी आ रही है, क्योंकि अब आवाज़ तो रह नहीं गई है तो सबको ये लगता है कि स्कूटी या स्प्लेंडर आ रहा है तो फिर रास्ता नहीं छोड़ते हैं। डबल हॉर्न का फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है, आप इसको भी ओवरकम कर सकते हो नया हॉर्न लगा के या डबल सेटअप करके, राइट। उसके बाद अगर ये साइलेंसर वाले हिस्से पे आते हैं तो इस साइलेंसर के साथ आपको एक प्रॉब्लम और झेलनी पड़ सकती है कि ये साइलेंसर जो है लूज़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी टाइम से मेरे को बोला कि भैया आपका साइलेंसर जो है वो लूज़ होता है कि नहीं, तो मुझे नहीं कभी प्रॉब्लम आई थी, बट बाद में मैंने अभी रिसेंटली नोटिस करा कि साइलेंसर लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने एक जुगाड़ करा है। आप अगर NCR मोटरसाइकिल देखते हो उनका चैनल तो फिर उन्होंने जुगाड़ बताया था कि आप एक क्लासिक की पत्ती लो और काट के आप इसको यहाँ पे टाइट कर दो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड एक्चुअली में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने लोकल मैकेनिक से करवा लिया था जिसका खर्चा मेरे को शायद 100 रुपये के अंदर ही आया था, राइट। तो ये है। अब अगर ब्रेक्स की बात करें, हाँ मैं ब्रेक्स के बारे में बोलना भूल गया था। जब पीछे वाले ब्रेक्स पे आया तो प्रॉब्लम इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर पीछे रेयर ब्रेक जो है वो आपके बाइक को लॉक कर देता, मतलब टायर को लॉक कर देता है। पीछे ABS का सेंसर दे रखा है बट वो वैसे ABS नहीं है, सिर्फ सेंसर है। तो इस वजह से रेयर जो व्हील है वो लॉक होता ही है और स्किड भी मारता है। इनफैक्ट मेरे इस टायर्स के साथ भी ये स्किड करता है अगर मैं पैनिक ब्रेकिंग में ज़्यादा पीछे का ब्रेक यूज़ कर लूँ तो। एक्चुअली में होना ऐसा चाहिए कि फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बट मुझे आदत है स्टार्टिंग से कि रियर ब्रेक में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था पीछे के ब्रेक पे। अब अगर आते हैं एक और, अगर आप पूरे रियर की तरफ आते हो, रियर प्रोफाइल देखते हो तो फिर यहाँ पे आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रैब रेल मिलता है, ग्रैब रेल आता है सीट पे लगा है, जो कि क्लासिक में भी आता है और इसमें बुलेट में भी आता है। तो वो कुछ खास नहीं होता है, वो ना ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ना ही किसी काम का होता है। वो बस एक ग्रैब रेल है। लोग उसको अक्सर हटा देते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं वो चलाते हैं तो उसको हटा देते हैं। बट अगर आप एक पिलियन को बिठाना चाहते हो, एक्चुअली में चाहते हो कि आपका पिलियन कंफर्टेबली बैठे, सीट वैसे काफ़ी अच्छी है इसकी, बट ये जो चीज़ है मतलब जो ग्रैब रेल बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो किसी काम का नहीं होता। वो चुभता है बहुत ज़्यादा बट पे और या फिर बैक पे, लोअर बैक पे चुभता है। तो एक बैकरेस्ट आपको लेना बनता है एंड मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बैकरेस्ट ये वाला आपको होगा, या तो फिर अभी जो आजकल के नए डिज़ाइन के बैकरेस्ट आ रहे हैं वो होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ। तो उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फिर अगर आप बैक पे आते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रिल्स लगा रखे हैं, अगर आप ग्रिल्स नहीं लगाते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि कभी भी आप बैक कर रहे हो, कहीं पे आपने गाड़ी बाइक जो है पार्क कर रखी है और गली छोटी है, आप पीछे ले रहे हो तो फिर सबसे पहले ये लगेगा और ये टूटेगा, जो कि ज़्यादातर लोगों का टूटता भी है। इस वजह से ग्रिल लगाना ज़रूरी है। हालांकि लुक वैसे तो ठीक ठाक ही आ रही है, बट बिना ग्रिल के लुक और ज़्यादा बढ़िया आ जाती है, बट उससे आपका नुकसान ही होने वाला है। तो फिर ये एक डिसएडवांटेज है। अगर ये लाइट यहाँ पर कहीं पर होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना जैसे मीटियोर का दे रखा है अब, राइट। तो उसके अलावा साइलेंसर
साइलेंसर पे अगर आप देखो तो फिर पीछे ये रबर लगा रखा है। इसके दो रीज़न है, एक तो हल्की सी आवाज़ बढ़ जाती है 5 से 10% के आसपास, 5% आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बैक करते हो तो साइलेंसर इसका बाइक से बाहर आया हुआ है, तो ये भी लगने के चांसेस होते हैं और जिससे कि आपका नुकसान होगा। तो ये एक चीज़ है, राइट। उसके अलावा आप ओवरऑल अगर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की बात करें या फिर बाकी कि कैसा है ये गिरने में, जो भी करने में, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखो ये दीवार पे लगने से हुआ है, ये आप देख सकते हो स्क्रैचेस, ये भी दीवार पे लग के ये यहाँ पे जो है कलर छूटा है और ये रस्ट हल्का फुल्का आ रहा है, राइट। उसके अलावा अगर मैं आपको रस्टिंग का इशू और बताऊँ तो यहाँ पे आपको शायद ही दिखेगा, यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का दिखेगा, ये तो इसका है। तो इस तरफ अगर आप आते हैं तब आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रस्टिंग का थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है ये, बट ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही है, इतना ही रस्ट होके ये यहीं पे रुका हुआ है। बट ये है इशू इसके साथ, क्योंकि लोहे की गाड़ी है तो फिर इसमें रस्ट आएगा, बट अगर क्वालिटी अच्छी होती है लोहे की तो शायद ना आए रस्ट, ठीक है। आप अगर देखोगे जो पुरानी गाड़ियाँ हैं या फिर पुराने जो बुलेट्स हैं, जो ये तो आपका यूसी इंजन है, जो आईसी वाले इंजन आते थे पहले वाले, कास्ट आयरन वाले, सॉरी सीआई वाले इंजन जो आते थे, उसमें अभी तक भी लोग उसको चलाते हैं विदाउट रस्ट इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर अच्छे से मेंटेन हुआ है तो। मैं अपनी बाइक को काफ़ी मतलब ध्यान रखता हूँ। अभी थोड़ी सी धूल मिट्टी है, बट वैसे मैं नॉर्मली इसको कवर करके रखता हूँ, इसको साफ़ सफाई रखता हूँ, लैमिनेट कर रखा है हर जगह कि स्क्रैचेस वगैरह ना आए ज़्यादा, बट फिर भी इसमें रस्ट आ रहा है तो फिर ये एक इशू है, राइट। एंड यार जाते जाते आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि यार अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना याद से यार, और बेल आइकॉन को दबा देना, एंड आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगी उससे, और मुझे भी थोड़ा बूस्ट, मोरल बूस्ट मिल जाता है कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँ उस बारे में, राइट। एंड मैं कोशिश करूँगा आगे जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो कुछ बाइक्स वगैरह की रिव्यूज़ वगैरह करने की कोशिश करूँगा कि मैं शोरूम वगैरह पे बात कर सकूँ एंड उनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी बाइक्स मिले उनका रिव्यूज़ कर सकूं। एंड अभी हाल ही में मैंने एक और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी परचेज़ करी है, तो उसके बारे में भी बहुत जल्दी आपको वीडियोस लेके आऊँगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे ऐसे ही देखते रहिए मेरा चैनल और मुझे एनकरेज करते रहिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।